कुछ पूछना चाहें इस पेपर में तो आप पूछ सकती हैं। जी मैम। मैम, मेरी फर्स्ट क्वेरी ये है कि अगर कोई क्वेश्चन में स्पेसिफाइड होता है कि ये क्वेश्चन पर्टिकुलर 3 मार्क्स का है या 4 मार्क्स का है, जैसा आपने अपने फर्स्ट पार्ट ए के अंदर ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन 3 मार्क्स के होते हैं। मैम, उस क्वेश्चन के अंदर क्या स्पेसिफाइड हमें ये ऑलरेडी होना चाहिए कि हमें कितनी लाइन के अंदर या कितने लाइंस में वो क्वेश्चन को कंप्लीट आउट करना है, या फिर जितना उस क्वेश्चन का कंटेंट है वहीं तक करके उसको सीमित करना है? क्योंकि मैम कभी कभी किसी क्वेश्चन में कंटेंट कम होता है बट वो 3 मार्क्स जितना हो नहीं पाता है। देखिए, पहली बात तो ये है, आपने यहाँ जो पूछा कि हमें कितना लिखना है, तो आपको एक स्पेस प्रॉपर दिया जाता है वहां पे लिखने के लिए। वो इनफ ही होता है, मोर देन इनफ होता है। उस स्पेस का मतलब ये भी नहीं कि आपको पूरा का पूरा उसको फिल ही करना पड़ेगा पेज जो आपको दिया गया है। ऐसा नहीं है। आप उसमें जो है वो जितना स्पेस आपको दिया गया है उस अकॉर्डिंग आपका जो क्वेश्चन की डिमांड है वो आपको नोट डाउन करना है। क्वेश्चन की डिमांड के अनुसार सारे कंटेंट वहां पे आ जाने चाहिए। 3 मार्क्स के क्वेश्चन के हिसाब से आपको एटलीस्ट 5 to 6 लाइन्स तो होनी ही चाहिए आपके आंसर के लिए। कई बार कंटेंट पूरा नहीं होता, जैसे कि आपने कहा वन लाइनर ही होता है। तो दिस इज नॉट ऑब्जेक्टिव कॉपी, ये आपकी सब्जेक्टिव कॉपी रहती है। आप मुझे सुन पा रही हैं? जी मैम। हम्म। ये क्या होता है, कॉपी होती है सब्जेक्टिव। तो सब्जेक्टिव कॉपी के हिसाब से आपको थोड़ा उसे इलाबोरेट करके देना पड़ेगा। आप ऑब्जेक्टिव की तरह यस नो वन लाइन में आंसर लिख के कंप्लीट ना करें, उसको थोड़ा सा इलाबोरेट करें। ओके क्लियर मैम। हुई? मेरी बात क्लियर हुई आपको? हाँ जी मैम। तो आपने कहा कि इलाबोरेट कर सकते हैं, तो हम उसको इलाबोरेट करने के लिए हम खुद से अगर कोई इलस्ट्रेशन फ्रेम आउट कर पा रहे हैं उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे, तो वो करके हम उसे आगे कर सकते हैं क्वेश्चन को, या फिर कोई एक्स्ट्रा कंटेंट जो उस सेक्शन से रेलिवेंट हो वो स्पेसिफाई करें, या इलस्ट्रेशन ज्यादा बेहतर होगा? क्वेश्चन की डिमांड जो है उसके अकॉर्डिंग हमें देना होता है आंसर। कई बार क्वेश्चन की डिमांड ये कहती है कि उसमें हमें इलस्ट्रेशन देना है, एग्जामिनर हमसे इलस्ट्रेशन की ही डिमांड करता है। और कई बार ऐसा होता है कि इलस्ट्रेशन की जगह हमारे पास कुछ अच्छे केस लॉज होते हैं, उनमें दिए गए प्रिंसिपल्स होते हैं, तो उसको लिखना ज्यादा बेहतर है इलस्ट्रेशन की बजाय। अनलेस एंड अनटिल एग्जामिनर आपसे इलस्ट्रेशन नहीं पूछता, आप इलस्ट्रेशन लिखने की बजाय उसमें कोई केस लॉज कोट करिए तो वो ज्यादा बेहतर है, या रिलेवेंट प्रोविजन के साथ आप उसको बता सकते हैं। ओके मैम। मैम, एंड अगर मैंने कोई सेक्शन से कोई आंसर को स्टार्ट किया एंड मिड वे में मुझे अगर कोई एक्स्ट्रा सेक्शन वहां पे रियलाइज आउट हो रहा है, तो उस सेक्शन का जो हेड नोट है उसको स्पेसिफिक क्या मैं लास्ट में भी कर सकती हूँ आंसर के? हाँ, कर दीजिए। बीच में तो अब लिखने का कोई स्पेस आपके पास बचा नहीं है, लास्ट में जी अगर मैम। आप देखते हैं यू कैन डू सो, नो इश्यूज। मैम, जैसे कि आपने भी मेरे को इवैल्यूएशन भेजा, तो मैम लाइक इसमें अगर काफी लाइक ऑलमोस्ट लाइक स्कोरिंग ओके है, बट केसेस पे मेरे को थोड़ा वर्कआउट करना है, जैसा आपने मेरे को इसमें स्पेसिफाई करके दिया है केसेस का एंड एवरीथिंग। तो हम हर एक सेक्शन में अगर वहां पे केस की डिमांड ना हो फिर भी अगर हम केस डालते हैं, अगर उससे रेलिवेंट हो, तो उससे स्कोरिंग ही गेन आउट हो रही है। हम आपकी आवाज आवाज नहीं आई। हर एक सेक्शन में आप इस लिख भी नहीं सकती, पॉसिबल नहीं है। यस मैम, यस। हर एक सेक्शन में आप केस को नोट डाउन नहीं कर सकते। अब आ रही है, आवाज आ रही है? हाँ जी मैम, आ रही। हाँ। हर एक सेक्शन में हर एक क्वेश्चन के आंसर में आप केस लिखें, ये पॉसिबल नहीं है। इतना आपके पास जो है लर्निंग कैपेसिटी नहीं हो पाएगी। बहुत से क्वेश्चंस आपको तैयार करने हैं, उस अकॉर्डिंग पॉसिबल नहीं है। लेकिन जहाँ कुछ ऐसे लीडिंग केसेस हैं या कुछ करंट केसेस है, उनका बैंक आपके पास तैयार मैं हो, आपकी ताकि वॉइस जहां पर वॉइस आवश्यकता थोड़ी है आप उसे यूज कर स्लो आ सकें। रही है इसमें, मतलब लेट मेरे तक रीच आउट हो रही है। क्लियर है बात आपको? हाँ जी मैम, ओके। अब सही है। आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ जी मैम।
अब क्लियर है? आपको मेरी बात समझ आ गई मैंने जो कहा? मैम आपकी वॉइस ना काफी लेट आ रही है, लाइक आपकी जो अभी 30 सेकंड की जो कॉन्वर्सेशन थी वो मेरे पास अब रीच आउट हो ओके। रही है। और कुछ पूछना चाह रहे हैं आप? मैम आप अब इवैल्यूएशन बता सकती है, जी। मेरे क्वेरीज इतनी ही थी। मैम आपकी वॉइस फिर नहीं आ रही है। कोई बात नहीं, कंटिन्यू करते हैं। ओवरऑल इवैल्यूएशन काम करना पड़ेगा। आप लाइन वाले पेजेस का यूज यस करें मैम, लिखने अब के लिए, रीचेबल है। क्योंकि अब जो आप लिख रीचेबल है। रही हैं प्लेन के ऊपर। अब आ रही है? हाँ। देखिए, आप जो भी आंसर लिख रही हैं उस आंसर में आपको कंटेंट जो देने हैं वो एक तो प्रॉपर देने हैं। आपके लिए जो फीडबैक है वो ये है कि आप अपने आंसर का कंटेंट कंप्लीट लिखें। आपने कंप्लीट कंटेंट नहीं दिए हैं, है ना? हेलो? ओके मैम। हेलो? ओके मैम, आपकी वॉइस आ रही है। आप इवैल्यूएशन बता दीजिए, ताकि मैम आपकी वॉइस थोड़ी लेट आ रही है मेरे तक रीच होने में। तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं, मेरे को आवाज आपकी थोड़ी लेट आ रही है बट आ रही है क्लियर। हाँ। देखिए, आपको सबसे पहला काम करना है कि लाइन वाले पेजेस का यूज करके आप लिखें। आप जो प्लेन पेपर का यूज कर रहे हैं वो नहीं होना चाहिए। उससे आपकी हैंडराइटिंग जो है वो बहुत बेकार आ रही है, अच्छी नहीं आ रही है। हैंडराइटिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है यहाँ पर। आपकी हैंडराइटिंग जो है वो इम्प्रूव होनी चाहिए। आप स्पेस देना है, हमने खुद ये कहा है कि आप शब्दों में स्पेस दें, लेकिन आपका जो यहाँ पे राइटिंग जा रहा है उसमें शब्दों में जो दो वर्ड्स हैं उनके अंदर जो स्पेस है वो ज्यादा हो रहा है। उस स्पेस को आपको कम करना है। तो आपने बहुत दूरी दूरी पे जैसे एक एक शब्द में काफी स्पेस देके लिखा है, वो नहीं करना है आपको। आपको इसमें जो स्पेस है उसको कम करना है। दूसरा, आपने इसका प्रेजेंटेशन जो है वो बिल्कुल पैरा फॉर्म में दिया है। इसके लिए आपको चार्ट फॉर्म का यूज करना है। इंपॉर्टेंट बातों को अंडरलाइन करना है, हाईलाइट करना है। आप सिंगल या डबल अंडरलाइन के थ्रू आप क्या कर सकती हैं, इसको हाईलाइट कर सकती हैं। आप चार्ट फॉर्म का भी यूज करते हैं। आपकी आवाज एंड कैमरा दोनों ऑफ हो चुके हैं। यस तानु, कंटिन्यू करते हैं। यस मैम। तो सबसे मेन इशू हैंडराइटिंग का आ रहा है, और हैंडराइटिंग अपन ऐसा नहीं कह सकते कि एकदम से इम्प्रूव हो जाने वाली है। उसमें आपको टाइम लगेगा थोड़ा सा। शब्दों को जमा के लिखिए प्रॉपर तरीके से। वर्ड्स जो आ रहे हैं मतलब वो फेयर काम नहीं है अपना। और उस काम के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। शब्दों को लिखने के लिए थोड़ा सा प्रयास आपको करना पड़ेगा। यहाँ जहाँ आपने जो चीजें लिखी हैं, देखिए सेक्शन हम यहाँ पे बात करते हैं आंसर नंबर 3। जो आपसे पूछा गया है, व्हाट इज द लिमिटेशन ऑन ऑफर साइट टू मेक एन ऑफर। ये आंसर आपका रॉन्ग है। जनरली सभी स्टूडेंट इसका गलत आंसर लिखते हैं। यहाँ सेक्शन 7 नहीं, सेक्शन 2A आएगा। व्हाट ऑफर कैन नॉट डू। आप समझ पाएंगे इस आंसर को? ऑफर जी क्या मैम, जी नहीं कर, मैम। द लिमिटेशन ऑन ऑफर मीन्स ऑफर क्या नहीं कर सकता। तो वो बताया गया है कि ऑफर कैन नॉट बाउंड टू रिप्लाई। ऑफरी को वो उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। फेल्ट हाउस वर्सेस बेंडले ये पूछा गया था। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि क्वेश्चन को प्रॉपरली हम पढ़ें और उसके बाद हम उत्तर लिखें। ठीक है? आपने आंसर में कंटेंट भी पूरे नहीं लिखे हैं। जैसे हम सेक्शन 55 की बात करें, वहां पे आपके कंटेंट पूरे नहीं आए हैं। एटलीस्ट प्रावधान को पूरा लिखना है ना?
जी मैम। ये जो आपसे पूछा था चैम्बर्टी के बारे में, तो ये सेक्शन 23 में से था। आपको अगर आंसर नहीं मिलेगा तो हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, आप देख लीजिएगा। आंसर नंबर 8 जो आपसे सेक्शन 73 पे पूछा गया था, हेडले वर्सेस बैक्सनडेल, जो कि ऑर्डिनरी और स्पेशल डैमेजेस के बारे में बता रहा है। क्लेटन रूल सेक्शन 59 में है, ये आपने नहीं लिखा है। प्रोविजन प्रॉपर लिखें, जैसे ये आंसर ठीक था आपका कि कंसिडरेशन नीड नॉट टू बी एडिक्वेट, लेकिन इसमें प्रोविजन आपको सिर्फ सेक्शन 25 लिखा है, एक्सप्लेनेशन भी लिखना था आपको। इसके साथ ही ये बहुत अच्छा किया है आपने आंसर, ये जनरली स्टूडेंट नहीं करते। सेक्शन 1 वाला कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट वाला आपका आंसर बिल्कुल सही है, प्रेजेंटेशन भी बिल्कुल सही है। सेक्शन 56 का आपका आंसर प्रॉपर नहीं है। आपको कॉन्ट्रैक्ट में ये जो टर्मिनोलॉजी है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड एग्रीमेंट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, इनको प्रॉपरली पढ़ना है और आंसर लिखना। अब देखिए अगला क्वेश्चन जो था सेक्शन 40 पे, तो 40 अब आपने ऐसे लिखा है कि वो 90 नजर आ रहा है, देख रहे होंगे आप अपनी कॉपी में। हाँ जी, हाँ जी मैम। तो वो सेक्शन 40 की जगह 90 शो हो रहा है, इसको आपको करेक्ट करना है। डिफरेंस जब कभी भी आपसे पूछे जाते हैं, आप देखिए अगला वाला जो आंसर है आपका डिफरेंस को लेके है, तो डिफरेंस आपको चार्ट फॉर्म में विद बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हेडिंग के साथ देना है। आपने सिर्फ मीनिंग लिख दिया है, दैट इज नॉट इनफ। ये जो 5 मार्क्स का आंसर था, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एट फर्स्ट यू हैव टू एक्सप्लेन व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, बिकॉज दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ 5 मार्क्स। तो आपके पास स्पेस है। जैसे आपने बात की कि 3 मार्क्स कितने में आएगा, 6 to 7 लाइन्स में आप दे सकते हैं, मैक्स टू मैक्स। अगर और भी है वहां पे तो डजेंट मैटर कि आपको पूरा पेज फिल करना है। इसी तरह 5 नंबर का जो आपका क्वेश्चन है, 1 से 1.5 पेज में आपका आंसर आना चाहिए मिनिमम का। इसमें 2 से 3 पेजेस का कंटेंट आपको देना है। तो यहाँ जो 5 मार्क्स के अकॉर्डिंग जो कंटेंट थे वो पूरे नहीं है। लीगल प्रोविजंस भी आपने नहीं लिखे, बाय परफॉर्मेंस, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, बाय नोवेशन, फ्रस्ट्रेशन, इन सब के साथ आपको ब्रैकेट में सेक्शंस को भी नोट करना था। जो सेक्शन 4 और 5 कॉन्ट्रैक्ट को लेके जो क्वेश्चन है, ये आंसर में अभी आपका प्रेजेंटेशन बहुत लैकिंग, बहुत इसका कमी दिख रहा है, कि ऐसा लग रहा है कि पेज भरने के लिए आपने ना तो प्रॉपर वे से प्रेजेंटेशन इसका किया गया। और ये जो डैमेजेस वाला है ये भी इनकम्प्लीट आंसर ही है, पूरा आंसर इसका नहीं दिया आपने, है ना। लीगल प्रोविजंस के साथ आपका आंसर शीट होना चाहिए। लॉ की कॉपी है, वो भी जी। एलएलबी की नहीं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की। मैंने आपको जो इम्पोर्टेंट प्रेजेंटेशन पे काम करना है, हैंड राइटिंग को इम्प्रूव करना है। आप प्रेजेंटेशन के लिए चार्ट्स का यूज कर सकती हैं, सिंगल और डबल अंडरलाइन का यूज कर सकती हैं, ब्रैकेट्स का यूज कर सकती हैं, लीडिंग केस लॉस को देना है। और मैंने आपको कहा है कि कंटेंट आपको पूरा लिखना है, इन सब चीजों पे आपको काम करना है। और आपने मुझे पेपर भी पूरा नहीं दिया, पार्ट सी इसमें। मैम पार्ट सी के क्वेश्चंस, यस मैम। तनु, आप मुझे सुन पा रही हैं? हाँ जी मैम, आपके वॉइस थोड़ी लेट आ रही है, मैं आपको मेरे सुन पास पा रही आपका ये पेपर जो है हाँ, पार्ट बी तक आया है, सेक्शन 17 का जो क्वेश्चन था वहां तक आया है। उसके बाद मेरे पास पार्ट सी का आंसर आपका पीडीएफ नहीं मिला। हूँ। मैम शायद मैं आपको वापस से पीडीएफ सेंड आउट करती हूँ आज ही। हम्म। ठीक। ठीक है, तो इन बातों पे जो हमने आज डिस्कस की है, इन पे आप वर्कआउट कीजिए। नेक्स्ट कॉपी जो है आपकी वो उस अकॉर्डिंग हमें दीजिए। और जी कोई मैम। क्वेरी आपकी? नो मैम, अभी के लिए काफी रिजॉल्व आउट होगी। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच।